Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Student, today we are going to talk about a new topic which is related to error detection. आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी हमने एरर डिटेक्शन के बारे में बात की थी और इस स्लाइड में भी हम एरर डिटेक्शन के ही बारे में बात कर रहे हैं। बट अब जो बात इस हम करने वाले हैं वो आर्टिकल्स के बारे में नहीं होगी जैसा कि हमने लास्ट में किया, बल्कि अब जो हम बात करेंगे वो वर्ड के हवाले से बात करेंगे। सही, ये आपको याद होगा कि ये वही स्लाइड है जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी, बट इसके अंदर आगे हम जिस चीज़ को जिक्र करने वाले हैं वो वर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड में। सही है, अब ये जानते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे ये कहा जाता है कि आपने एरर्स को करेक्ट करना होता है। सही है, या ओमिशंस यानी जो चीज़ें छोड़ दी गई उनको आपने करेक्ट करना होता है। और वो कौन सी चीज़ें जो कि रिलेट करती हैं या तो वर्ब से या प्रेपोजिशन से या आर्टिकल से। मतलब ये आसान लफ्ज़ों में कि यहाँ जो एग्जाम्पल्स आपके सामने नीचे लिखी हुई हैं, इन एग्जाम्पल्स में कहीं ना कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या तो वो वर्ब की होगी या प्रेपोजिशन की होगी या आर्टिकल की होगी। अब वर्ब की जब हम बात करते हैं तो वर्ब की बात करने पर हमारे जहन में जो चीज़ फ़ौरन जहन में आती है वो है टेंस। सही, मतलब ये कि अगर आपको 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर का पता है और वो फार्मूलाज आपको याद है तो देन यू विल बी एबल टू डू दिस एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सो हम बात कर लेते हैं टेंसेस के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि कुछ बेसिक बातें भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लें ताकि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि स्कूल लाइफ में क्लियर नहीं होते हैं ग्रामर के हवाले से वो क्लियर हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो टेंस की डेफिनेशन में हम बात कर लेते हैं। टेंसेस की डेफिनेशन, टेंस की डेफिनेशन करते हुए बहुत सारी बातें हमें नज़र आती हैं, डेफिनेशन बहुत सी मिलती हैं। उनमें से एक यहाँ पर लिखी है कि जो टेंस है, द वर्ड टेंस, ये लैटिन यानी लातीनी ज़बान से निकला है और टेम्पस जो वर्ड है उससे ड्राइव किया गया है और उसका मतलब होता है टाइम, टेम्पस का। अच्छा, ये मैं एक बात और बताता चलूँ कि चूँकि ये लैटिन वर्ड है तो लैटिन लैंग्वेज में इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है। हम चूँकि इसको इंग्लिश स्पेलिंग के अकॉर्डिंग देख रहे हैं और हमें लैटिन नहीं आती है, तो दैट्स व्हाई we will not be able to pronounce this word according to Latin pronunciation। सही है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, फ्रेंच में एक वर्ड यूज़ होता है जिसको हम इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं बॉनजोर, जबकि फ्रेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बॉनजोर। सही है, इसी तरह फ्रेंच ही लैंग्वेज का एक वर्ड है रियो, इसको हम इंग्लिश में पढ़ें तो पढ़ेंगे रियो, बट फ्रेंच में इसको पढ़ेंगे रियो। तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो होगी। सो टेंस का जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के एक लफ्ज़ टेम्पस से निकला है जिसका मतलब है टाइम। तो मतलब ये बना कि द वर्ड इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये जो वर्ड होता है ये टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के टाइम को इंडिकेट करता है। कोई भी काम किया गया उसका क्या वक्त है, या कोई इवेंट, कोई वाक़या पेश आया उसका क्या वक्त हो सकता है। वक्त ज़माने के बारे में बताता है, और कंडीशन है उससे रिलेटेड टाइम, ज़माना, उसकी बात वो करता है बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म चेंज करते हुए। तो मतलब ये है कि टेंस में हम जो चीज़ देखते हैं वो है वर्ब। देखिए, एक है ऐसा जुमला जिसके अंदर वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो जब उसके अंदर वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं किया गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस ज़माने की बात हो रही है। सी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स ये कह देता है कि गुड, मैं गुड मीन्स आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, आई एम फाइन। यहाँ पर किसी ज़माने की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ चूँकि वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस वजह से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते और ना किसी तरह का ये मतलब यहाँ पर निकाल सकते हैं कि ये किस ज़माने की बात होगी। हाँ, अगर ये कहा जाए कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर एक ज़माने की बात आ गई कि कहने वाला ये कह रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, ये उस ज़माने की वो बात कर रहा है जो कि प्रेजेंट से रिलेट करता है। सही है, प्रेजेंट डेफिनेट। इसकी और जो मज़ीद कैटेगरीज मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टेंस की एक तो डेफिनेशन जो है ये है जो कि हमने यहाँ पढ़ी। सही है,
अब दूसरी पर आ जाइए, एक और टेंस की डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ, टेंसेज आर द फॉर्म, टेंसेज वो फॉर्म होते हैं टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट, किसी वाक़े की हालत या टाइम ऑफ एन एक्शन, या किसी काम का वक्त जो बता दे उसे कहा जाता है टेंस। मतलब ये कि टेंस में हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वो हमें या तो किसी एक्शन के बारे में बता रहा होता है, किसी एक्शन, किसी काम के वक्त के बारे में, या किसी हालत, किसी इवेंट की हालत, कंडीशन के बारे में, किसी वाक़े की हालत के बारे में। कंडीशन ऑफ एन इवेंट, स्टेट का मतलब होता है कंडीशन। क्लियर है? सो अभी ये मज़ीद आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिफाई होगी ये बात। देखिए टेंसेस की अगर बात करें तो कहा गया है कि द वर्ड टेंसेस मे बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। अब चूंकि वक्त को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वक्त वो है जो कि गुजर चुका है, एक वक्त वो है जो कि अभी चल रहा है, और एक वक्त वो है जो आने वाला है। सो चूंकि जो गुजर गया उसे पास्ट कहा जाता है, जो चल रहा है उसको प्रेजेंट कहा जाता है, और जो आने वाला है उसको फ्यूचर कहा जाता है। इस वजह से चूंकि वक्त की तकसीम हमने कर दी, एक वक्त वो है जो हम गुजार चुके, एक वक्त वो है जो हम गुजार रहे हैं, और एक वक्त वो जो आने वाला है। तो चूंकि वक्त की तकसीम हो सकती है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यानी वक्त की वजह से, वक्त के एक टाइम फ्रेम की वजह से हम टेंस को भी 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनमें से एक है प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस। मतलब ये आसान लफ्ज़ों में कोई भी जुमला लिखा हुआ होगा ना और उसमें कोई ज़माने की बात हो रही होगी, मतलब किसी काम को जा रहे किसी ज़माने से ही रिलेट किया जाएगा, तो वहाँ या तो उस ज़माने की बात हो रही होगी जो कि प्रेजेंट है, मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर चुके हैं तो उसकी बात हो रही होगी पास्ट की, या वो जो कि अभी आप करेंगे, अभी आपने किया नहीं है। क्लियर है? तो ये है जनाब टेंस की कैटेगरी। अब हम आगे चलते हैं। टेंस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। सही है, तो इसके बारे में भी बात कर लेंगे थोड़ा सा। और कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग रिपीटेड और रीअकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। कहते हैं ये जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये असल में इस्तेमाल वहाँ किया जाता है, और जो चीज़ ये ज़ाहिर करता है वो ये कि ये किसी एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा होता है, किसी ऐसे काम की जो कि अनचेंजिंग, जो चेंज होने वाला नहीं है, जो रिपीटेड है, बार बार हो रहा है, रीअकरिंग, बार बार बात हो रहा है, बात एक ही है। सही है? टेंस, प्रेजेंट टेंस वहाँ इस्तेमाल किया जाता है या रिपीटेड एक्शन की बात हो रही हो, सिंपल कर दिया, या रिपीटेड सिचुएशन की बात हो रही हो कि ये तो होता है। सही है? फॉर एग्जाम्पल 10 बजे ट्रेन आती है, तो आना उसका जो है रिपीटेड एक्शन है। सही है? सर्दियाँ आती हैं तो गर्मियाँ आती हैं, आप वही सिचुएशन की बात आप कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो ये है प्रेजेंट टेंस, जो कि ऐसी सिचुएशन या एक्शन के बारे में बात करता है जो कि रिपीटेड हो। क्लियर हो यहाँ तक बात? इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्पेक्ट्रम, और ये जो है ये एक ऐसी बात भी करता है जो कि वाइड स्पेक्ट ट्रुथ, यानी एक ऐसी सच्चाई जो कि इतनी ज़्यादा आम हो लोगों में जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। से फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, सबको पता है, ये एक ऐसी हकीकत है, इसका कोई इनकार करने वाला नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सही है ना? तो प्रेजेंट जो टेंस है वो हमें ये भी बताता है कि मैं ये काम करता हूँ, यही काम ऐसे होता है, प्रेजेंट की बात होती है, प्रेजेंट टेंस। सही है? ये सिचुएशन और एक्शन को बता रहा है। इसी तरह किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आपने करनी हो तो वहाँ पर भी आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर देते हैं कि ये काम इस वक्त किया जाता है, मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ। सही है? तो आप एक ऐसी सच्चाई की, ऐसी हकीकत की, या किसी एक ऐसी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल है, उसको माना जाता है, जो सिंपल है, नज़र भी आ रहा है। प्रेजेंट टेंस समझने के बाद अब पास्ट टेंस समझ लें। पास्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट टेंस से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन
ये पास्ट टेंस जो है एक ऐसे एक्शन या सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है, दैट वाज स्टार्टेड, जो कि स्टार्ट किया गया था, और फिनिश्ड, और उसको मुकम्मल किया गया था इन द पास्ट, पास्ट में। यानी बात अगर किसी ऐसे काम की करनी हो जो कि माजी में शुरू हुआ था और माजी में ख़त्म हुआ था, तो वहाँ पर हम पास्ट टेंस यूज़ कर लेंगे। अगर आप बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, अपनी हालत की बात कर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन की जो कि आपके प्रेजेंट से रिलेट करती है, वहाँ आप पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जहाँ पर आप माजी की बात कर रहे हो, वहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस कहाँ यूज़ करते हैं? ये फ्यूचर टेंस यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर आपका मकसद किसी ऐसी सिचुएशन या एक्शन के बारे में बात करना हो जो कि फ्यूचर में वाक़ई होगी। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मैं कल लाइब्रेरी जाऊँगा, कल मैं जाऊँगा, अभी तो नहीं हुआ ना वो एक्शन, अपने इस एक्शन की बात मैंने की कि ये एक्शन जो मेरा कल होगा। सो इन दिस सिचुएशन आई कैन यूज़ प्रेजेंट टेंस। अब हम आ जाते हैं इनकी एग्जाम्पल्स, सॉरी इनकी कैटेगरीज पर। देखिए टेंस जो है आप जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव और एक होते हैं पैसिव। यानी एक्टिव वो होते हैं जिसके अंदर आप जो एम्फेसाइज करते हैं ना, और जिस चीज़ को ज़्यादा आप हाईलाइट करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, वो चीज़ होती है सब्जेक्ट। ओके, लेकिन अगर आपका मकसद काम करने वाले को सामने नहीं लाना हो, बल्कि आपका मकसद वर्ड पर एम्फेसाइज करना हो, उस पर जोर देना हो, तो आप वहाँ पर पैसिव यूज करते हैं। सही है। जैसे मैं कह देता हूँ कि रोज़ाना लोगों को कत्ल किया जाता है। अब कत्ल किया जाता है, मैं इस काम को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि लोगों को कत्ल किया जाता है, या रोज़ाना लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है, अच्छा सलूक किया जाता है। ये अमल है ना, एक एक्शन, एक काम है, उसको जाहिर करना चाहता था, तो मैंने पैसिव सेंटेंस यूज़ कर दिया, टेंस। लेकिन अगर आपका मकसद ये होता है कि आप यूँ बताना चाहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, वो ये काम करता है, अब यहाँ पर आप वर्ड सही है कि एक्शन की बात कर रहे हैं, बट आपका जो ज़्यादा फोकस होता है वो आपके सब्जेक्ट पर आ जाता है, काम करने वाले पर आ जाता है। तो यहाँ जो टेंसेस की जो आपको काइंड्स नज़र आ रही है ना, ये है एक्टिव टेंसेस की, और एक्टिव टेंसेस की जो तादाद होती है वो होती है 12, और पैसिव की तादाद होती है 8। सही है। अभी चूंकि हम पैसिव की बात नहीं कर रहे, एक्टिव की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक्टिव की ही बात करूँगा। एक्टिवाइजेशन में हमारे सामने 12 टेंसेस होते हैं। जो 12 टेंसेस कैसे होते हैं? 12 टेंसेस की जो फर्स्टली जो है, और बेसिकली जो वो बन जाती है, कैटेगरी बनती है, वो 3 बन जाती है। वो टेंस या तो प्रेजेंट का होगा, या पास्ट का होगा, या फ्यूचर का होगा। अगर प्रेजेंट का टेंस है तो उसमें भी उसकी कैटेगरीज 4 बनेंगी। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ये शॉर्टली हमने लिखा है। सही है। इसी तरह पास्ट की बात करें तो या तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, या वो पास्ट कंटिन्यूस होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। फ्यूचर है तो सेम वही, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस की 4 कैटेगरीज बन गई हैं, यहाँ पर भी 4 बन गई हैं, और यहाँ भी 4 बन गई हैं। तो इसका मतलब है कि 4 3 12, तो टोटल जो 12 टेंसेस बनते हैं एक्टिवाइजेशन में, वो इस तरह बनते हैं। इतनी बात समझने के बाद अब आ जाते हैं हम उन 2 चीज़ों पर जिनको अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको 12 टेंसेस के फार्मूलाज याद रहेंगे। सही है। ये चीज़ मैं पहले बताऊँगा। एक्टिव वॉइस की भी हम बात कर रहे थे ना। एक्टिव वॉइस के अंदर जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं वो है SVO का स्ट्रक्चर, मतलब SVO का पैटर्न यूज़ किया जाता है। SVO का मतलब क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव में हम OVS का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वर्ब देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये एक्टिवाइजेशन में आ गया, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट ये पैसिव वॉइस में आ गया। अब चूंकि हम 12 टेंसेस की बात कर रहे हैं, यानी SVO के स्ट्रक्चर को सामने रख के हम बात करेंगे, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर आप 2 चीज़ों को याद रखें तो आपको 12 टेंसेस के फार्मूलाज याद रहेंगे। वो क्या? वो ये कि देखें,
सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर रहता है, ये तो चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्ट ये भी एज अ नाउन यूज होता है ना, ये कोई नाउन ही होता है ना जो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये भी अपनी जगह पर रहता है। तो सब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं ना, तो ऑब्जेक्ट चेंज होता है। जो चेंज होता है वो होता है वर्ब, और वर्ब के साथ एक चीज़ और यूज़ कभी हो जाती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब को और फॉर्म ऑफ द वर्ब को, अगर इन दो बातों को याद रख लेते हैं, तो आप इसका मतलब ये है कि आपको 12 टेंसेस के फार्मूलाज याद रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए और वर्ब की फॉर्म्स का पता होना चाहिए, क्योंकि यही वो दो चीज़ें हैं जो कि 12 टेंसेस के अंदर चेंज होती हुई हमें दिखाई देती है। तो जब यही वो दो चीज़ें हैं जो कि 12 टेंसेस में हमें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब है दो ये बातें याद रख लो, 12 टेंसेस के फार्मूलाज याद रहेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ पर बात करना चाहूँगा ये वाले स्लाइड में, वो है वर्ब, यानी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्लियर है? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को देख लें आप। यहाँ पर हमने एक टेबल की सूरत में आपको समझाने की कोशिश की है, जिसको आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट, यहाँ लिखा है पास्ट और यहाँ फ्यूचर। अब जब हम यहाँ आएंगे ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सही है? तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, वो ये नहीं। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया। फिर ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, सही है? और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। याद रहेगा? ओके। देखिए जनाब, जब हम बात करते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम फिर दोबारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। मतलब सिंपल यूज समझ लें, फर्स्ट फॉर्म दो जगह यूज होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसको अभी छोड़ दें, पास्ट इंडेफिनिट को भी छोड़ दें, ये दो बातें समझें, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। क्लियर है? दूसरी बात, जहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूस का वर्ड आ गया है, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म, यानी जिसको हम कहते हैं ना फोर्थ फॉर्म, सही है? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड आईएनजी फॉर्म। तो मैंने आईएनजी लिख दिया है ताकि सिंपल है, आपको याद रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर आप बात कर रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस का जहाँ वर्ड आएगा आईएनजी फॉर्म होगी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। क्लियर है? इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, देखा आपने कंटिन्यूस का वर्ड आ गया ना, कंटिन्यूस जहाँ भी लिखा होगा आईएनजी फॉर्म यूज करनी है आपने, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर है? ओके। अब एक चीज़ और, आईएनजी फॉर्म तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर इस्तेमाल किया आपने, यहाँ पर इस्तेमाल की है, यहाँ पर इस्तेमाल की है, सही है ना? मतलब तीन जगह ये हो गई हैं और तीन जगह ये हो गई है। तो यहाँ हो गई जनाब कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म यूज। जहाँ पर आप देखिए परफेक्ट का वर्ड लगा हुआ, बस आपने थर्ड फॉर्म लगानी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, याद रहेगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट जहाँ होगा वहाँ पर आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, बाकी कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। तो 12 टेंसेस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दो जगह इस्तेमाल हुई, यहाँ पर और यहाँ पर। थर्ड फॉर्म आपने तीन जगह इस्तेमाल कर दी। क्लियर है? बाकी आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। तो जब आपने फॉर्म ऑफ द वर्ब को समझ लिया तो हेल्पिंग वर्ब को भी समझ लिया। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, लेकिन सिंपल आपको चूंकि हेल्पिंग वर्ब याद रहता है तो हमने इसको हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है, शॉर्ट में इसको H.E करके लिख देते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है डू और डज, या तो आप डू यूज करेंगे या डज। अब आपको ये तो पता है कि डज का यूज करना और
डू का यूज़ करना है। मैं बता भी देता हूँ, जहाँ आप देखिए लिखा हो ही या शी या इट या कोई एक नाम सिंगुलर नेम, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे डज, और जहाँ पर ही शी इट या सिंगुलर नेम नहीं हो वहाँ पर लगा देंगे डू। क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में जो फॉर्म यूज होती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज यूज किया हमने और डू यूज किया है। पास्ट इंडेफिनिट में हमने सिर्फ डिड यूज करना है। क्लियर है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूँगा। देखिए, ये डू डज हो या डिड हो, ये उसी वक्त इस्तेमाल होते हैं जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, पहली बात, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, यानी सवालिया जुमले। क्लियर है। तो आप यूज करेंगे डू डज और डिड, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते इसको। हाँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यूज सिंपल, जैसे कि डू आई नॉट दिस वर्क, इस तरह करके आप अगर बना रहे हैं तो सही है, वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तो आपको बहुत अच्छी तरह यहाँ पर आ गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ यूज़ करना है और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ करना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। क्लियर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो तीन है, इज है, आर है, एम है। इज हम यूज़ करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, अली इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग, सही ना, वहाँ पर आप इस लगा देंगे। आर का यूज़ करेंगे, यू आर, वी आर, दे आर यहाँ पर, और ए एम यानी आई एम, ओके, सिर्फ आई के साथ यूज हो जाता है ये। अब बात कर लेते हैं अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की, सही है, तो वहाँ पे क्या होता है, या तो वाज यूज करते हैं या वर यूज करते हैं। आई वाज, ही वाज, शी वाज, दे वाज, वहाँ पर देख लिया। सिंगुलर नेम है, कोई एक नाम है, अली वाज, और इसके अलावा तो वर यूज होगा, यानी दे आर, वी आर, सही है, सॉरी, दे वर, वी वर, और अली एंड असद वर, दो है ना, वो एक से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर भी आप पास्ट कंटिन्यूअस में इस तरह ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर, अच्छा चलें एक काम और कर लेते हैं, पहले यहीं पर ही आ जाए पहले आप, सही है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, या तो हैज़ यूज़ करेंगे या हैव यूज़ करेंगे, यही पास में जाएगा तो हैड बन जाएगा। क्लियर है। हाँ, सिंपल है, जब यही यहाँ आएगा तो आप हैज़ और हैव ही इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पर आती है, बस बीइंग का इजाफा हो जाता है। हैड है बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, जब वो प्रेजेंट परफेक्ट से पास परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट से या पास परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, सही है ना। प्रेजेंट परफेक्ट जब पास परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाए या पास परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाए, तो हैड बिल्कुल और हैज़ बीन और हैव बीन बिल्कुल ऐसे इंट्रीज आ जाते हैं, बस बीन का इजाफा हो जाता है। क्लियर हो गई बात। चलो अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या करते हैं हम, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। जब यही कंटिन्यूस में जाता है तो क्या होता है कि ये एज इट इज इतना हिस्सा तो आ गया, बस बी का इजाफा हो जाता है। जब परफेक्ट में जाता है फिर दोबारा एज इट इज ये आ गया, हैव का इजाफा हो जाता है, सही है। और जब ये यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है, विल हैव और शैल हैव बनता है, बट आखिर में बीन का इजाफा हो जाता है। सो ये सिंपल ट्रिक्स हैं जो याद रखनी चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं ताकि हमारे जहन में ये बात क्लियर हो सके कि हमने अब सेंटेंस बनाने क्या है। देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट यानी आई का सब्जेक्ट यूज़ किया है, प्रोनाउन यूज़ किया है, ताकि आप और एग्जाम्पल्स को खुद अपने तौर पर भी बना सकें। ओके, देखिए जनाब, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई प्ले, प्रेजेंट डेफिनेट आई प्ले, और यही कंटिन्यूस बन जाएगा तो आई एम प्लेइंग बन जाएगा। और
और जब प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा तो आई हैव प्लेड बन जाएगा। सही है, आप यहाँ देख सकते हैं, ज़ाहिर है कि हमने हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ लगाया है और फिर फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ प्लेइंग लगा दी, यहाँ प्लेड लगाई है। ये बात याद रखने की है ताकि आपको याद रह सके। आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग। क्लियर हो गया? इसी तरह हम बात कर लेते हैं पास्ट की, तो ये बन जाएगा आई प्लेड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई वाज प्लेइंग। सही है, आईएनजी फॉर्म के साथ आई हैड प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आई हैड बीन प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म। सही है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक और है फ्यूचर, आई विल प्ले, तो खेलूंगा, आई विल बी प्लेइंग, बस ये देख रहे हैं बी का इजाफा हो गया। आई विल हैव प्लेड, ये हैव जो है ना आप यहाँ से याद रखिएगा, ये वाले से। सही है, और आई विल हैव बीन प्लेइंग याद रहेगा जनाब। सो ये है वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने याद रखना। एक चीज़ बस आखिरी जो मैं बताना चाहूँगा, बाज़ लोग जो है ना ये आईएनजी फॉर्म को, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, इसको वो कह देते हैं कि ये जो है ना जेरेंट फॉर्म है। नहीं, ये जेरेंट फॉर्म नहीं है। जेरेंट फॉर्म जिस उसको कहा जाता है जब अब कोई भी वर्ब होता है ना, जैसे रीड लिखा हुआ है, रीड, अब रीड करने का जो काम है इसको हम कहते हैं रीडिंग। सही, सो रीडिंग इज अ नाउन। और ये कैसे नाउन बना कि इसके आखिर में जब आपने आईएनजी लगा दिए ना, ज़ाहिर रीडिंग करने का काम, इस काम का जो नाम है रीडिंग, आईएनजी फॉर्म जो लगाई है ये यहाँ पर आईएनजी फॉर्म जेरेंट फॉर्म कहलाती है। क्लियर है? तो मतलब ये हुआ कि जेरेंट फॉर्म हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें किसी वर्ड को नाउन में चेंज करना हो। जेरेंट फॉर्म हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमने किसी नाउन का इस्तेमाल करना। मैं स्पेलिंग भी लिख लूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप इसको गूगल भी कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। जेरेंट, अब ये जेरेंट फॉर्म कौन सी है? जेरेंट फॉर्म वो है जो कि किसी वर्ड को नाउन बना रही है। जैसे रीड का वर्ड था, आईएनजी फॉर्म लगी, वो जेरेंट फॉर्म रीडिंग बन गया। बट ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये आईएनजी फॉर्म है, इसको जेरेंट फॉर्म नहीं कहेंगे अगर यहाँ पर बात आ जाए। हाँ, अगर इसकी बात कर रहे हैं आप तो देन इट इज़ जेरेंट फॉर्म। क्लियर है? बस ये वाली बात याद रखिएगा, और भी जो बातें हम बताइए वो भी याद रखनी है। I hope you got a clear idea about this topic. If you have any question, you may ask. Okay? Jazakallahu ahsan.